हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलोफ़र खान और मेरा चैनल है असरा एनसीईआरटी पॉइंट। आप जैसे कि चैनल का नाम है असरा एनसीईआरटी पॉइंट, तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी बुक्स, वो भी टॉपिक वाइज टेट एग्ज़ाम के लिए, सी टेट, रीट जो अभी रीट होने वाला है, तो उसमें 6, 7, 8 तक का जीके आपसे लेवल फर्स्ट में पूछा जाएगा। और अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स चैप्टर वाइज मेरे साथ रीड करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको आज एनसीईआरटी क्लास 5th की बुक का फर्स्ट चैप्टर कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, आप मेरे साथ रीड करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोग ऐसे ही पर डे चैप्टर्स को रीड करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ये एनसीईआरटी 5th का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें अपन पूरी बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, ना कि क्या कहते फालतू की इसमें जो दिया है वो भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, जो आपके बस क्या है कि क्लियर होना चाहिए। बाकी इसमें पेडागोजी भी क्या है, बुक में पेडागोजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिससे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। अब ये शुरुआत में कुछ खास नहीं है तो इसे हम रहने देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खाते समय कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया तो कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो क्या कुछ गिर जाता है तो वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अब आपने सोचा है कैसा क्यों होता है। जानवरों में भी देखने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ना जानवर की भी अजब दुनिया है। ये पेडागोजी है। इस उम्र में बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभव कौन सी क्लास से, जो क्लास 5th में होते हैं बच्चे, तो उनमें क्या है, उत्सुकता होती है। अब आप इसे वो क्या कहते हैं, सीडीपी से भी वो कर सकते हैं कि जो क्लास 5th में बच्चा होगा उसकी उम्र कितनी होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आप देखिए, इसमें जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभव को शामिल करने से चर्चा पर रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास करना होगा। पर यही है कि बच्चों को ना कोई भी चीज़ सिखाना है तो उसे बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखाएं, उसे समझाएं एवं खुद ही उससे बोलें कि आप उसे बहुत ध्यान से देखें, आपको उसमें क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चींटी चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखो, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। आप क्या है, छोटे छोटे पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। क्या है कि सी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूरा एनसीईआरटी से ही ईवीएस आता है सी टेट में। अब ये देखो, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है, ठीक है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है?
सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। आपको पता है कुत्ता क्या सूंघता है? आप भी सोचो। अगर नहीं पता तो आइए पढ़ते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, अभी आप नोट कर सकते हैं कि कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को कैसे पहचानता है। तो ये है मल मूत्र से। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों को आप नैतिकता सिखाना चाहें, अच्छी बातें अच्छी आदतें बताना चाहें, या भेदभाव के बारे में बताना चाहें, तो आप इन पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सुशीला के उदाहरण में से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना हमें परेशान नहीं करेगी। ज़्यादातर पक्षी उनके सिर के दोनों तरफ होते हो। यहाँ से हम देखेंगे एक बस है, ज़्यादातर पक्षी की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। सिर होता है उनके दोनों तरफ होते हैं। पक्षी एक कान एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, जैसे कोई पक्षी बिल्कुल सामने दिख रहा है, तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षी की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब तो वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखेंगे, ठीक है। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही तरफ एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तब उनका देखने का दायरा बढ़ता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो क्या कहते हैं वो पक्षी है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उनकी दूरी का एहसास होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। पक्षी के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आँख बंद करके आप अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आँखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर क्या है। आप बच्चों से इस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हैं। सोचो अगर पक्षी की तुम्हारी तरह आँखें तुम्हारे कान की जगह होते तो कैसा होता। तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते हो जो अभी नहीं कर पाते। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लें। मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है। बाकी तो सब ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किस चील को बहुत दूर से दिखाई दे जाएगी। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवरों को सफ़ेद और काली चीज़ दिखती है।
अब जो जानवर दिन में जागता है वो तो रंग देख लेगा, लाल पीला नीला हरा, और जो रात में जागेगा उसको क्या है, सिर्फ जो चीज़ें है ना वो सिर्फ काली और सफ़ेद में ही नज़र आएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें। अब अपन यहाँ पे ये देखेंगे किसके कान कितने बड़े हैं और कौन कब सुन सकता है। ठीक है, ठीक है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने पक्षियों को संदेश देता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, भी इम्पोर्टेंट, इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। कुछ उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ, ये सीधे पूछेगा मछलियाँ खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं, तो बिजली तरंगों से देती हैं, आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और कुछ अनहोनी होने वाली है। ये देखो, ये है सन 2004 में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सन 2004 में सुनामी ने कुछ समय पहले अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। ठीक है, जो 2004 में सुनामी आई थी वो जानवरों की कुछ अजीब हरकतों के कारण ही वहाँ के लोग अपनी जान बचा पाए थे। आप समझ सकते हो कि क्या कहते हैं, जानवर भी बता देते हैं कि क्या खतरा आने वाला है। आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता था आपने आज जान लिया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। अब ये सोने वाला आ गया है, ये मतलब कौन कितना सोता है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद के लिए चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देखें। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? हाँ, क्योंकि वो सोने चली जाती हैं और ये हमें पता भी नहीं था। जिसे नहीं पता था वो जान ले, और जिसे पता था तो अच्छी बात है। पाठ में कुछ जानवर के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अन्य जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने, टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, बच्चों को बताएं कि डिस्कवरी चैनल देखें, बाकी सारी जितनी भी उनको जानवर रिलेटेड चैनल्स वगैरह या फिर न्यूज़पेपर आते हैं उनको देखने की सलाह आप दे सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम स्लॉथ के बारे में जानेंगे। स्लॉथ क्या, अगर आपने सुना है तो ठीक, नहीं देखा है तो आज आप यहाँ पे स्लॉथ के बारे में जान लेंगे। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे पूछेगा। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पेड़ पत्ते खाते हैं। पूरा पूछ देगा, एक लाइन में इतना बोल देगा, फिर पेड़ खाते हैं। एक दूसरी कोई लाइन देगा, 40 वर्ष तक सोते हैं। ये पूरा बता के कोई एक दूसरी लाइन के सेंटेंस में पूछते हैं, ये वाले लाइन, फिर ये 4 पॉइंट से पूछते हैं। तो आपको एक एक चीज़ इनके बारे में पता होनी चाहिए, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे आस पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। इस सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।